गुजरात भाजप એટલે સેવા, નિરંતર સેવા. આ એટલી સેવા એ કરવા માટેનું જે મારું પુરાણ છે ને એ પણ મજબૂત થાય. गुजरात को अलग अलग रीत से तोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो या केजरीवाल जी, सबको चुन चुन के गुजरात की जनता ने जवाब दिया है. गुजरात की जनता ने एक बार फिर भगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया. देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं. आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया. मसल, मनी, मशीन, ये 3 हथियारों से वे नतीजे अपने पक्ष में कराते हैं. नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं. गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ गए हैं. गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया, अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ. अब तक के नतीजों से साफ है कि गुजरात की जनता ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ जनता से कहा, गुजरात की जनता ने वो करके दिखा भी दिया. गुजरात में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है और फिलहाल टैली में यह आंकड़ा 156 का है. जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया. कांग्रेस 20 के आंकड़े को भी छू नहीं पाई. वहीं केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार गुजरात में खाता तो खोल लिया, लेकिन उनकी पार्टी भी दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई. उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव हार गए. गुजरात में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जश्न है. गुजरात बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है तो दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और आज जनता ने उनकी इस बात पर मुहर लगा दी. तो जीत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विपक्षी दलों पर हमला किया और कहा कि राष्ट्रद्रोहियों को जनता ने हरा दिया. भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के सभी रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसका मुझे भरोसा है. हमारा रिकॉर्ड 129 का है तो 129 के ऊपर ही जाएगा. 129 के ऊपर कुछ भी जा सकता है. गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया. झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए. गुजरात को अलग अलग रीत से तोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो या केजरीवाल जी, सबको चुन चुन के गुजरात की जनता ने जवाब दिया है. और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गुजरात की जनता का धन्यवाद भी किया है. अब तक ये सबसे बड़ी जीत है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है. और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर क्या कुछ लिखा वो भी आपके सामने है. उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं और उसमें उन्होंने शुरुआत की है थैंक यू गुजरात के साथ. और इस बात का भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है कि वो किस तरीके से इमोशंस उनके अंदर उमड़ रहे हैं, भावनाएं उमड़ रही हैं इस बड़ी जीत के बाद, इस रिकॉर्ड जीत के बाद, इस ऐतिहासिक जीत के बाद. ये दोनों ट्वीट आपके सामने. कांग्रेस गुजरात में पिछले चुनाव के मुकाबले काफी पिछड़ गई. गुजरात में मुस्लिम वोटरों ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया है. ओवैसी की पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने में नाकाम रहे. मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को जबरदस्त वोट मिले हैं. हालांकि आम आदमी पार्टी जीत का खाता खोलते ही नेशनल पार्टी भी बन गई, लेकिन गुजरात में पार्टी के सीएम उम्मीदवार यशोदान गढ़वी अपनी सीट बचा नहीं पाए. तो पार्टी के प्रदेश मुखिया गोपाल इटालिया भी अपनी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए. हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने गुजरात का किला भेदने में सफलता हासिल की. अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है. आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है. मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए. आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं. आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब आपको बताते हैं कि आज गुजरात के चुनावी नतीजों के मायने क्या हैं. इनको आप बेहद ध्यान से देखिए. गुजरात में विधानसभा चुनाव नतीजों के मायने, पहला बड़ा मतलब
गुजरात में मोदी के मैजिक का कोई तोड़ नहीं है, चाहे आपने जितना जोर लगा लीजिए। लगातार 27 साल बाद भी बीजेपी की सत्ता बरकरार है, कोई सत्ता विरोधी लहर वहां पर पैदा नहीं हो पाई। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया, क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरीके के बयान काफी दिए गए और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई। रेवड़ी कल्चर और खोखले वादे को जनता ने नकार दिया है, यानी ये वायदे नामंजूर हैं। इस मैंडेट के जरिए जनता ने यह भी संदेश दे दिया। मोदी की आलोचना गुजरात को बर्दाश्त नहीं है, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे और बार बार के चुनावों में यह साबित हुआ, इस बार भी साबित हुआ। 2024 के लिए गुजरात की जनता का संदेश साफ है कि गुजरात मॉडल हिट है और इस पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो बेमानी है। गुजरात में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दिया है। आप और ओवैसी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया, ये भी चुनावी नतीजों का एक विश्लेषण है, तो ये बड़े मायने। हिमाचल प्रदेश में उधर बीजेपी रिवाज बदलने में सफल नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश की जनता ने पिछले 37 साल में जो रिवाज चल रहा था वही कंटिन्यू किया। जनता ने इस बार कांग्रेस पर भरोसा जता दिया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, तो बीजेपी ने टक्कर तो दी लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जबकि आम आदमी पार्टी खाता भी यहां पर नहीं खोल पाई। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जयराम रमेश ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए जयराम ठाकुर ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही हार पर आत्मचिंतन करने की भी बात कही। वहीं कांग्रेस हिमाचल में जीत से खुश है और जनता का धन्यवाद कर रही है, लेकिन गुजरात में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। क्रिया को हाईजैक किया हुआ है। मसल, मनी, मशीन, ये तीन हथियारों से वे नतीजे अपने पक्ष में कराते हैं। शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि वीवीपैट मशीन में जो वीवीपैट स्लिप गिरती है हमको हाथ में दे दीजिए और हम उसको बैलेट बॉक्स में डाल देंगे जिसमें चिप ना हो। कोई भी ऐसी आज मशीन नहीं है जिसमें चिप हो, जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। देखिए क्या कह सकते हैं, जब हार तो हुई तो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है। हिमाचल के नतीजे आए, इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। हिमाचल की जनता से जो श्रेय मिला उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। हिमाचल की जनता के लिए हम काम करते रहेंगे, इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में। हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे आए उसके मायने क्या है, यह भी आपको जानना जरूरी है, इससे पहले कि राष्ट्रवाद में बहस को लेकर आगे बढ़े। हिमाचल की जनता ने रिवाज नहीं बदला, ये पहला बड़ा मतलब। कांग्रेस के लिए जीत बड़ी संजीवनी, जिस तरीके से मुश्किलों में कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी का बागियों ने खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि अंतर विरोध देखने को वहां पर मिला था। आपको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को हिमाचल में मेहनत करनी पड़ेगी, यह भी पूरी तरीके से साफ हो गया। ऐसे में राष्ट्रवाद में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। गुजरात नतीजों से साफ है, मोदी का कोई तोड़ नहीं है, तो विपक्ष करेगा क्या? ओवैसी केजरीवाल ने क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया? इस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल यह भी है कि मोदी को गाली का जवाब गुजरात की जनता ने दे दिया, क्या व्यक्तिगत टिप्पणी गुजरात की जनता को बर्दाश्त नहीं है? गुजरात में रिकॉर्ड जीत, हिमाचल में हार का मतलब क्या है और इस पर बीजेपी का अपना एनालिसिस क्या है? 2022 के नतीजों ने 2024 की पिक्चर क्या साफ कर दी है? ये एक बड़ा सवाल है जो इन चुनावों के बाद, अब नतीजों के सामने आने के बाद, जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। चलिए राष्ट्रवाद में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अवनिशेष अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अवधेश कुमार जी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। दीपक झा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दुष्यंत नागर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और अकील खान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं दीपक जी आपके पास आता हूं। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि नतीजे आएंगे उसके बाद औकात दिखा देंगे, नतीजे सामने है सर। देखिए, 2 राज्य में चुनाव था, एक राज्य में हमारे सरकार आ गई, मोदी जी ने तो ताकत लगा दी थी, लेकिन क्या हुआ पता चल गया ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो औकात तो पता चल गया सबको कि कितना भी जोर लगा लो, अब गुजराती बेटा बोल के जनता के सामने अपना दर्द बताएंगे कि मैं गुजरात का हूं, देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूमिल किया है। आप प्रधानमंत्री थे, पूरे देश के बेटे हैं, पूरा देश प्यार करता है मोदी जी आपको। लेकिन आप जब गुजरात में कहते हैं मैं तो गुजरात का बेटा हूं, गुजरात की अस्मिता, गुजरात का सम्मान, अरे भैया भावनाओं में क्यों फंसाते हो लोगों को? गुजराती लोग तो भोले भाले होते हैं, प्यार मोहब्बत की भाषा समझते हो, प्यार की मीठी नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा था जब मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ कि स्टेडियम का नाम बदल देंगे,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हम उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम दोबारा करेंगे और हैसियत दिखा देंगे, औकात दिखा देंगे। इसीलिए गुजरात चुनाव के लिए स्टेटमेंट था। दीपक झा, देखिए, नरेंद्र मोदी जी उन व्यक्तियों में हैं जो सवाल उठाते थे कि जिंदा प्रतिमाएं क्यों बनाते हैं लोग, अपनी सारे नाम गांधी परिवार पे क्यों है, नेहरू परिवार पे क्यों है। अरे नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने नाम पे स्टेडियम बना रहे हैं। नहीं तो गांधी परिवार के नाम पर क्या कुछ, कितनी योजनाएं और कितने दूसरे संस्थान है, इसका जिक्र करेंगे तो इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। दीपक झा, करिए, लेकिन इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। अरे जवाब दे रहा हूं। और जो मैंने सवाल किया वो स्टेटमेंट गुजरात चुनाव के मद्देनजर था। राजीव गांधी तो इसीलिए गुजरात चुनाव के मद्देनजर जवाब दीजिए। कोई अपनी हिमाचल में आपको जीत मिली, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। लेकिन रिवाज बदला है, वहां पर हर बार सत्ता बदलती रही है। चलिए, आपकी बधाई का स्वागत करता हूं और मैं आपको जरूर मुंह मीठा कराऊंगा आज, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है, मैं बड़ा दिल रखता हूं। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल होता है ना। मैं दीपक झा, आपका दिल कितना बड़ा है इसका मैं टेस्ट करूंगा, इसका लिटमस टेस्ट करूंगा जब मैं डिबेट ओपन करूंगा, क्योंकि आपके नेताओं के दर्जन भर बयान मेरे पास हैं। अरे सर, और जिन पर पहले भी बहस हो चुकी है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को रावण से लेकर झूठों के सरदार, मौत के सौदागर, क्या कुछ कहा गया, उसका नतीजा सामने है। मैं डिबेट ओपन करूंगा तो चर्चा करूंगा। दीपक झा, मैं शाजिया के बाद भी चाहता था त्रैलोक के विजय कर लूं, मैं राम पे भी विजय पा जाऊं, इंद्र पे भी विजय पा जाऊं, और जो अभी वर्तमान का सत्ताधीश बैठा हुआ इस देश का मुखिया है वो भी चाहते हैं कि पूरे देश में मेरे नाम का तिरंगा हो जाए, मैं अश्वमेध यज्ञ की तरह छा जाऊं इस देश में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, तिरंगा एक ही है दीपक झा, तिरंगा एक ही है हिंदुस्तान का, वो किसी व्यक्ति के नाम का नहीं हो सकता है। मैं आगे आपसे सवाल करूंगा, मैं डिबेट अभी ओपन नहीं कर रहा हूं। शाजिया इल्मी, गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली, लेकिन हिमाचल में पिछड़ क्यों गए? जी, मैं सारी बातें सुन रही थी। सबसे पहले तो मैं जो भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं विभिन्न पार्टियों से, सबसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहूंगी इस बात को कि ये दिन सच में नहीं है किसी को ब्लेम करने का, या आज का दिन ये नहीं है इस तरह की किसी भी तरह की निंदा करने का। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे नतीजे हैं। कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है हिमाचल प्रदेश में, और हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो ना ही इलेक्शन कमीशन को या ईवीएम को या प्रशासन को बुरा भला कहेंगे। जो है वो है, और ये सत्य सबके सामने है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य है, और वो सत्य है जनादेश का। और सामने जो हम देख रहे हैं, जो भाजपा के लिए जो एक प्यार है, और प्रधानमंत्री के नाम को लेकर जो विश्वसनीयता है, जो एतबार है। शाजिया, आप जवाब देते रहिएगा, मैं उसमें एक सवाल भी ऐड करूंगा जो दीपक झा ने उठाया। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर हमने रखी है, इस तस्वीर के बारे में बता दें। मैनपुरी में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल हुई है समाजवादी पार्टी को। उस जीत के बाद की ये तस्वीरें हैं। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की विरासत को बरकरार रखा है और पूरी ताकत लगाई अखिलेश यादव ने, और आखिरकार इस जंग में उन्हें कामयाबी मिली है। ये तस्वीर आप देखिए, जीत के बाद किस तरीके से मैनपुरी की जनता के सामने अखिलेश यादव हैं। आज शिवपाल यादव यानी उनके चाचा की पार्टी का विलय भी समाजवादी पार्टी में हो गया। इसको लेकर एक ट्वीट भी अखिलेश यादव ने किया और कहा कि समाजवादियों की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। पूरे परिवार के साथ अखिलेश यादव मैनपुरी की जनता के सामने इस जीत का धन्यवाद करने के लिए। तो ये बड़ी तस्वीर है मैनपुरी से। फिलहाल डिबेट पर आगे बढ़ते हैं। शाजिया, अपनी बात पूरी करिए, लेकिन जो दीपक झा ने कहा कि असल हैसियत जनता ने दिखाई है हिमाचल में हार दिखाकर, शायद अपने आप को कुछ सीख देना चाह रहे हों, और या अपने मन का भय जो है वो प्रकट कर रहे हों ये जनाब। और इनकी बात पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने जब हिमाचल पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं दी हैं, और मुझे लगता है यही सही है। हर वक्त रोते रहना और कहते रहना कि प्रशासन की गलती रही है इसमें, या हस्तक्षेप है किसी तरह से, या ईवीएम या इलेक्शन कमीशन, ये सब रोना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करती है, हम लोग नहीं करते। और जो भी जनादेश है बहुत ही सम्मान के साथ उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो मैं और भी ये कहना चाहूंगी इसके साथ साथ कि आप देखिए गुजरात में लगभग 3 दशक हो गए हैं। 3 दशक के बावजूद आप देखिए, ये आप देखिए क्या कमाल का, कितना शानदार। अखिल भाई, अभी आपके पास आऊंगा, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा प्लीज। और अभी मैंने डिबेट ओपन बिल्कुल भी नहीं किया है। बड़भोलापन है, बदतहजीबी है, लगातार जो झूठ है आप देखिए।
देखिए लगातार जो है जो झूठ बोला जाता है, औकात और हैसियत की बात की जाती है, भद्दी चीजें कही जाती हैं। अब चौकीदार चोरे को तो आपको पता है क्या अंजाम हुआ, तो आप देख रहे हो उसका असर। ये आम इंसान जो है वो लड़ता है, मुझे नहीं कहना पड़ता, शाहजी आलमी तो प्रवक्ता है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ता, आम इंसान बोलता है वो प्रधानमंत्री के लिए। मोदी जी खूनी पंजा बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है। साजिया जी इसको अच्छी तरीके से समझती हैं, दूसरे नेता कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि गुजरात के लाल को गाली दे दी जाएगी, प्रधानमंत्री को गाली दे दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे गालियां पड़ती हैं, 2-3 किलो रोज पड़ती है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री को काम नहीं करोगे तो गालियां तो पड़ती है, घर के मुखिया को भी गाली पड़ती है, तो घर का जो मालिक होता है ना, गाली तो पड़ती है भाई। जब आपने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी में आपकी वाहवाही भी होगी, आपको गाली भी पड़ेगी। अरे यहाँ तो देश के लोगों ने गोली खाई है, देश के आजादी के लिए लोगों ने गोली खाई है, जान गंवाई है। नरेंद्र मोदी जी अब आप तो राज करने के लिए आए हैं। देखिए ये वही बात है, ये स्तर देखिए बातचीत का, आज के दिन भी आप ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट और बदतहजीबी है जो आप सुनेंगे और कुछ नहीं। किससे करते हो? इसमें पूरा स्तर है, हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी क्रॉस और इन्हीं का चरित्र है कि दूसरे जो इनको वोट नहीं देते उनको राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही कहते हैं। भूपेंद्र पटेल जी ने कहा है कि जो हार गए वो देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी है, उस पर बहस जी अगर नहीं तो वोट देने वालों को मत घसीटिए ना। दीपक झा, आप क्या बोलते हैं, एक बार अपने डिबेट को सुना करिए। आपने कहा जो वोट नहीं दिया उनको राष्ट्रद्रोही कह दिया। हाँ बिल्कुल, नहीं, जो वोटर्स को नहीं कहा, पहली बात की वोटर्स को नहीं कहा। ठीक है, अभी मैं डिबेट ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे एक एक कमेंट ले लूं। दीपक झा प्लीज रुक जाइए, हार चुके हैं। दीपक झा प्लीज रुक जाइए, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं। दुष्यंत नगर, क्या आप मानते हैं कि गुजरात ने एक संदेश तो कम से कम दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं होंगी? व्यक्तिगत कुछ है नहीं, प्रधानमंत्री का जीवन है। दुष्यंत नगर से सवाल है प्लीज। ठीक है दुष्यंत जी कृपया दोहराइए, प्रधानमंत्री से संबंधित आपने प्रश्न किया, एक बार दोहराएंगे? एक मिनट, अखिलेश यादव शायद कुछ बोल रहे हैं, एक बार मैं मैनपुरी का रुख करूंगा। मैनपुरी में जबरदस्त तरीके से जीत दीपल यादव को, और उसके बाद मैनपुरी की जनता के सामने अखिलेश यादव। पीछे हो जाओ, पीछे, ये मोबाइल न्यूज, पीछे हो जाओ। मैं अपने मोबाइल रहने दो बेटा, मोबाइल। मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। तो अखिलेश यादव इस जीत के बाद मैनपुरी की जनता का अभिवादन करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, ये तस्वीरें जबरदस्त तरीके से जीत, पूरी तरीके से घेरेबंदी कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार इस बात को लेकर दबाव था अखिलेश यादव पर कि किसी तरीके से इस विरासत को बचा कर रखा जाए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और अब रिकॉर्ड जीत डिंपल यादव के हिस्से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत जी, मेरा सवाल यह था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, रावण से तुलना की गई, इसके अलावा हैसियत दिखाने की बातचीत, आपको लगता है कि गुजरात में कम से कम ऐसी टिप्पणियां मोदी पर नहीं करनी चाहिए, वरना नतीजे ऐसे ही आएंगे? देखिए, कहीं किसी के ऊपर कोई हल्की टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री का सबको हमें सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री एक संस्था है, वो किसी दल के नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। मेरे, हमारे, आपके, हम सबके, अजनीवेश जी के, सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, चुनाव जीत की बात है। चुनाव जीत के लिए जिस तरह से पूरा कैंपेनिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने चलाया, मैं समझता हूं कि वो एक नया प्रयोग था भारत की राजनीति में। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मेरा गुजरात है, आप मेरे से जुड़िए, लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया है। लेकिन आप देखें अगर लोकतांत्रिक तरीके से, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के प्रभारी कौन है, गुजरात के प्रत्याशी कौन है, ये सब नेपथ्य में चले गए। ये भी नहीं होना चाहिए। तो जीत है, जीत की बधाई है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने बाकी सब साफ हो गए। चुनाव प्रचार ये प्रश्न चिन्ह लगता है। या इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते देश में कैंपेन नहीं किया था अलग अलग जगहों पर? मुझे लगता नहीं 50-60 इतनी जनसभाएं उन्होंने गुजरात में या किसी राज्य में भी की होंगी। नहीं, ये तो पार्टी की अपनी रणनीति है ना कि अपने सबसे बड़े नेता से कितने प्रचार करवाए। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी से हिमाचल में जीत नहीं मिलेगी, इसलिए हिमाचल नहीं भेजा। देखिए गुजरात में सिर्फ 2 रैलियां, गेस्ट का जो एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे राज्यों की इसमें विशेषता है और उनको विशेष अधिकार है।
तो राज्य के नेताओं को राज्य के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने चाहिए। मनमोहन सिंह ने राज्यों के चुनाव में का प्रचार नहीं किया था, लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री रहते हुए प्रचार नहीं किया था विधानसभा चुनाव में। कोई बुराई नहीं है। दुष्यंत भाई बताइए, जिस तरह से गौण कर दिया गया भूपेंद्र जी को, हमारे भूपेंद्र पटेल साहब को, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और वहां राज्य के प्रभारी अदर लीडर्स हैं, वो सब नेपथ्य में हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आप जीते, जीत की स्वागत है, बधाई है आपको, लेकिन ये तरीका भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। अवधेश जी, आप क्या बात से सहमत हैं जो बातें कह रहे हैं दुष्यंत जी? और ये तो पार्टी का एकाधिकार, वो किस तरीके से अपने सबसे बड़े नेता से कितना कहां पर कैंपेन करवाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जाते थे जो उनकी पार्टी से थे, अलग अलग राज्यों के चुनाव में प्रचार करने। मनमोहन सिंह जी को तो केवल प्रधानमंत्री थे इसलिए 2-4 जगह भाषण दिलवा दिया जाता था, क्योंकि मनमोहन सिंह की जनता में लोकप्रियता नहीं थी, वो जन नेता नहीं थे। सोनिया गांधी जी के द्वारा नामित और प्रस्तावित किए गए नेता थे, क्योंकि सोनिया जी को कांग्रेस ने अपना संसदीय दल का नेता चुना था, विदेशी मूल का मुद्दा उठ गया था, तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सत्ता की बागडोर सोनिया जी के हाथों में रहे, तो उन्होंने कर दिया। तो मनमोहन सिंह की वो हैसियत नहीं थी कि कहीं जाएं और अपील करें तो वोट मिल जाए, इसलिए वो कम सभाएं करते थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने भारत में चुनाव लड़ने के चरित्र को बाकी व्यापक तौर पर बदला है। वो तो एक नगर निगम का चुनाव अगर उनको लगता है तो सारे नेता जाते हैं, उनका तरीका है ये। अब वो चुनाव संसदीय लोकतंत्र में एक अहिंसक युद्ध है, तो इस अहिंसक युद्ध में जीत और हार मायने रखता है। उसमें आपके पास जितने हथियार हैं, जितने हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबका उपयोग होता है। इस पर बहस करने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि मूल बात जर्नलिस्ट हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप अगर इसको अहिंसक युद्ध कहेंगे तो युवा जो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, चुनाव युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध कहा गया है भाई, अहिंसक युद्ध नहीं है, जहां कोई ये नई चीजें आज सुनने को मिल रही होता है एक विचार की और व्यक्ति की। तो सर, आप युद्ध की इसको संज्ञा मत दीजिए। अरे भाई, ऐसा है, प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिए। देश के युवा क्या सोचे? अच्छा, एक मिनट, मैं बहुत सोच समझ के प्रकट, लेकिन देखिए दूसरी बात यह जो आपने कहा है, देखिए इस चुनाव में, गुजरात के चुनाव से हिमाचल ने कांग्रेस को, आपने अपने ही आरंभिक वक्तव्य में बताया है कि कांग्रेस को एक संजीवनी दी है एक निराश हताश पार्टी में। निश्चित रूप से उसके एक उत्साह विश्वास आया है कि नहीं अभी हम बचे हुए हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरा मैं दोनों चुनाव में कुछ देखिए, एक यूनिक फीचर आपको बताना चाह रहा हूं तो समझ में आ जाएगा कि गुजरात जल्दी से, ताकि मैं आगे रुक। आप दुखी हैं या खुश हैं कांग्रेस जीती है? नहीं, इस पर अरे भाई, मैं क्यों दुखी और खुश रहूं भाई? चुनाव है, जनता ने वोट। चलिए ठीक है, मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं। अकील खान का मैं रुक कर लूं। अकील जी, केजरीवाल ने गुजरात कैंपेन में कहा था कि 27 साल में गुजरात का जितना पैसा लूटा गया वो सारा पैसा हाथ डालकर निकलवा लेंगे। गुजरात की जनता ने बता दिया पैसा लूटा नहीं गया सर। निकलवाएंगे ना, निकलेगा जरूर, ये एक न एक दिन नहीं तो गुजरात की जनता ने मैंडेट दे दिया ना कि पैसा नहीं लूटा गया। 10 लाख करोड़ का जो इन्होंने बांटा, आधा बांटा किया है वो ना, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट को सबसे ज्यादा तो वही के गुजरात के, उन्हीं को बांटा गया है, और वहीं से पैसा आकर के ये इलेक्शन बॉन्ड के अंदर आया हुआ है, और बाकी पैसा जो है बाहर भेजा गया है। और 2000 जो है ना लोगों को बाहर भेज करके जो 15-15 लाख रुपए देने वाले थे ना मोदी जी सबको, वो 2000 वहां पहुंच करके, बाहर पहुंच करके उन्होंने आधा बांटा किया है कांग्रेस के साथ में, किसके साथ में। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि गुजरात की जनता ने ये जानते हुए कि उनका पैसा लूटा गया, उसके बावजूद बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों से जिता दिया। वो क्या भाई, दिग्विजय सिंह ने बोला है, बहुत पैसा है गुजरात में, बताया है कि क्या हुआ उसके अंदर, ईवीएम मशीन का भी बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, वो सारी चीजें हैं और इसको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे मित्र ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। अरे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो सबसे पहले उन्हें सोचना है कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। वो तो ये सोचते नहीं, वो तो ये सोचते हैं मैं तो गुजरात का बेटा हूं, अब गुजरात जाकर के गुजरात की सफाई, गुजरात का डेवलपमेंट, सिर्फ गुजरात का फोकस। आप बताइए, दिल्ली जहां पर आप पूरे टाइम रहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, कचरा घर बना हुआ है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, वहां की सफाई नहीं करते आप वहां पे जमुना के अंदर आपको पैसा देना था, आपने वो पैसा नहीं दिया जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा देना चाहिए। एक नया पैसा एमसीडी को भी नहीं दिया आपने, तो आप कर क्या रहे हैं? नहीं, मैंने जो पूछा उस पर जवाब दीजिए। एमसीडी पर कल चर्चा हो गई, अकील खान, कोई काम नहीं, एमसीडी पर कल चर्चा हो गई, आज जवाब दीजिए। गुजरात की जनता ने संदेश दिया है कोई पैसा नहीं लूटा गया।
10 इसीलिए लाख जबरदस्त करोड़ मैंडेट दिया। नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसका तो प्रूफ है 10 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ का उन्होंने टैक्स का रिबेट अभी दिया है। उसके अलावा 2.5 लाख करोड़ जो है ना नोटबंदी में क्या किया, 2.5 लाख करोड़ आना था ना। अरे तो क्यों आपके सीएम कैंडिडेट हार गए? आपकी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष क्यों हार गए चुनाव? टेलीविजन की डिबेट है, इसमें करोड़ों लोग इसको देखते हैं। एवरीथिंग थोड़ा सा भी चेक कर लेना। बैठ करके अरे अवधेश जी करता रहता है। नहीं, आपके मोबाइल में क्या है उससे देश नहीं वो व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेकर बैठते हैं। अखिल साहब एक टिप्पणी अवनिजेश जी की, फिर मैं शादी आपके पास सीधे आता हूँ। अवनिजेश जी 100% झूठ है, ये निराधार है। ये इस प्रकार से डिबेट होती है, कुछ भी बोल दो। कभी ईवीएम पर बोल दो, 20 लाख ईवीएम गायब है। आपके क्या डिबेट का तरीका है ये? नहीं है, आप टेलीविजन नहीं देखते हैं क्या? 5 लाख। अरे मैं आपसे स्पेशल डिबेट करूंगा, आप बताइए। ये कोई स्पेशल डिबेट का समय नहीं है अखिल खान। अपने मोबाइल को आप अपने पॉकेट में रखिए। ठीक है अखिल खान आप शांत रहिए। अवधेश जी आपके पास मैं बाद में आता हूँ। अवनिजेश जी जो बातें अखिल खान कह रहे हैं, गुजरात की जनता ने संदेश तो दे दिया कि हमें मोदी ब्रांड ही पसंद है और गुजरात मॉडल ही हिट है, वही चलेगा आगे। एक मिनट, ना सबसे अच्छी बात क्या हुई, आज भाजपा प्रवक्ता को चुप होना पड़ रहा है भाई। सबकी आवाज डाउन करिए। मैं शुरुआत में नहीं चाहता था ये करने। ये सवाल अवनिजेश जी के लिए है, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूँ। अवनिजेश जी की एक टिप्पणी, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा प्लीज। 5 लाख करोड़ का डिक्लेयर किया। अखिल खान शांत हो जाइए, आप हर बार ये करते हैं। मुझे मत मजबूर करिए कि मैं बार बार पीसीआर से ये कहूं कि आपकी आवाज डाउन की जाए। वापिस नहीं आएगा। प्लीज शांत हो जाइए, वरना अगली बार आपकी आवाज डाउन होगी। अवनिजेश जी। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मैं अपेक्षा ये रखूंगा कि कोई बीच में ना बोले। बात बड़ी आज आपकी हेडलाइन जो है ना वो आप नहीं बता रहे। हेडलाइन ये है कि जो आम आदमी पार्टी अब तक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी थी वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बाकी मैगजीन वहाँ पे विज्ञापन छपा करेंगे अब इसके। और अंतर्राष्ट्रीय पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई, वहाँ पे जाएगी। एक बात और आपने हेडलाइन बताई कि उन्होंने कहा था कि 90 सीटें मिल गई हैं जी, बस 2 सीटें और चाहिए मुझे, सरकार बन गई है जी। ये देखो मेरे पास लिख के आया जी, मैं लिख के देके जा रहा हूँ। ये हेडलाइन है आज की कि बन गई सरकार, नेशनल पार्टी बन गई। देखो फिर बीच में बोले। मैंने कहा था ना बीच में बोलेंगे। इसको पता क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में एक मुहावरा है, पूछ पे पैर पड़ना। पूछ पे पैर पड़ जाती है तो आदमी ऐसे बिल बिलाता है, ऐसे ही बिल बिलाता है वो। अभी क्या है रियल फाइट? दिल्ली में उन्होंने कहा था, दिल्ली में एमसीडी में मैं लिख के दे रहा हूं जी, 20 सीट से कम मिलेंगी। ऐसे मुख्यमंत्री जो हरियाणा में जाके, तो मेरा जी चाचे की ताऊ की बेटी की ब्याह हुआ था जी यहाँ पे आपके गांव में आदमपुर में, मैं तो यही कहूँ जी। 15 लाख वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि अपने आप को इस देश का बेटा क्यों कहते हैं? ये तो कुछ नहीं, 20 तो लिखा, उससे कोई घाटा नहीं। 15 लाख राकेश जी, इनका कोई इलाज है क्या? ठीक हो जाती। इनका कोई इलाज है क्या? उसे पूरा उन्होंने इलेक्शन का वादा था ना। 15 मैं क्या कहूँ, कुछ कहूंगा तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी। कोई इलाज है क्या इनका? अवनिजेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं, आप अपनी बात कहिएगा। अवनिजेश जी जल्दी से 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मैं बात बड़ी साफ सी कह रहा हूं। आज भी इन्होंने पैसे की बात की, पैसा दे दो पैसा दे दो। पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है मुझे पैसा दे दो, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मुझे पैसे दे दो। पैसे की बात है, कह रहे जी पैसा निकलवाएंगे। गुजरात से सिर्फ पैसा कमाने गए थे वहां पर, ये उन सबके लिए पैसा। गुजरात में टिकटें बेच करके पैसे कमाना, दिल्ली में टिकटें बेच करके पैसे कमाना, पूरी नेशनल पार्टी बनके टिकटें बेच करके पैसे कमाना, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है इस पार्टी का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मैं डिबेट यहां से ओपन करता हूं और दीपक झा आपके पास आता हूं। आपके नेता हैं चंदन ठाकुर, उन्होंने कहा था देश को सिर्फ मुस्लिम बचा सकते हैं। गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहा था। इंद्रजीत परमार कहते हैं मुस्लिम समुदाय मेरे अल्लाह माता पिता हैं। शंकर सिंह वाघेला कहते हैं मैं भी मौत का सौदागर कहता हूं। चुनाव से पहले गीता की तुलना जिहाद से की जाती है। कर्नाटका कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ बता दे तो शर्म आ जाएगी। आपको पता है सर नतीजे क्या है? नतीजे ये हैं कि मुस्लिम बहुल 20 में से 16 सीटों पर बीजेपी आगे है और एवरेज मार्जिन है फिलहाल लगभग 90,000। अब आप ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, महिलाओं का सुपर्णखा बोलता है। बहन साजिया बैठी हैं, शायद मोदी जी की बातों से ये भी इत्तेफाक नहीं रखती होंगी। इनको भी दुख हुआ होगा उस दिन जिस दिन सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया था। वो भी हमारे देश की प्रधानमंत्री ने दिखाया था चरित्र। तो जब उस नहीं दीपक झा, एक तो जब भी नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं मैं बार बार कहता हूं
कि संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, एकदम अमर्यादित भाषा और शब्द किसी के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। और जो सवाल पूछूं उस सवाल के इर्द गिर्द जवाब दीजिए। अभी मैंने आपसे गुजरात चुनाव को लेकर बातचीत की है, मुस्लिम वोट बैंक को जिसको आपने टारगेट किया और जिसके लिए कम्युनल स्टेटमेंट दिए गए, उसका कोई असर नहीं। मुस्लिम वोट बैंक आपसे दूर है, इस पर जवाब देना हो तो दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा मैं बोलूं, मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी देखिए बातचीत का स्तर ही इतना गिरा बात देते यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपने राकेश पांडे जी ने बहुत सही बात कही कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो संसदीय शब्द नहीं थे। मुझे टेलीविजन पे दीपक झा, मैंने आपके लिए कहा था, पहली चीज एकदम गलत कोट मत क्या करिए। आप जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द ठीक नहीं है, और मैं यहाँ पर अपने डिबेट शो में कतई उन शब्दों को इस्तेमाल की इजाजत नहीं दूंगा। और पता नहीं क्या क्या मैंने आपसे गुजरात को लेकर सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए अगर आपके पास जवाब है, या फिर आप बोल दीजिए जवाब नहीं है। गुजरात दूध का दूध और पानी का पानी गुजरात की जनता ने कर दिया। में नहीं चला जादू साहब का, हिमाचल में तो हार गए ना आपके 16 अक्टूबर। अरे तो गुजरात में आपका क्या हुआ, इसका क्यों नहीं जवाब देते दीपक झा? ने भी प्रयास किया था 17 बार, क्यों नहीं जवाब दिए? हार गया। अरे जरासंध का 17 बार के बाद अंत हुआ था, तो अभी मोदी जी 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं ना गुजरात में। कोई बात नहीं, एक चुनाव हारे हैं, 2 हारे हैं, 7 आप ऐसे नेगेटिव टिप्पणियां करते रहिए, कभी रावण कभी जरासंध और कभी कम्युनल स्टेटमेंट, कुछ नहीं होता है। अरे भैया, और जिस हिमाचल की आप बात कर रहे हैं ना दीपक झा, वहां पर राहुल गांधी की कितनी रैलियां हुई हैं? जरा मुझे बता दीजिए राहुल गांधी की कितनी रैलियां हुई? कह रहा हूं कांग्रेस हार गई। अरे राहुल गांधी की कितनी रैलियां हुई हिमाचल में? या आपने तय कर लिया या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया जनता से नहीं, राहुल गांधी को भेजेंगे तो हार जाएंगे? देखिए भाजपा वाले कुछ भी बोलें, क्योंकि भाजपा वालों को तकलीफ है राहुल गांधी, भाजपा वालों की तकलीफ है प्रियंका गांधी। अगर राहुल गांधी जाते हैं तो कहते हैं देखो गांधी परिवार का व्यक्ति जा रहा, राहुल गांधी नहीं जाते तो प्रियंका गांधी को क्यों भेज दिया शादिया? अरे भैया, प्रियंका गांधी को क्यों भेजता हिमाचल में? तुम्हारी उनके तो कार्यक्रम थे, राहुल गांधी का एक भी कार्यक्रम नहीं। लेके आओ, देश को विकास का रिपोर्ट कार्ड दो। क्या आपने 15 लाख दिए? क्या डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या जी मैं देखिए मैं बहुत ही क्लियरली एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत ही साफ तौर से, कि देखिए इस निचले स्तर पे इस तरह से मैं किसी भी बेहुदा बातचीत का हिस्सा नहीं होना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी जब मैं बोलूं मैं अपनी बात रखूं, ना ही मैं किसी और के कटाक्ष या टिप्पणी पर कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी इस पूरी बातचीत जो मैं सुन रही हूँ सारी और इन नतीजों पर, कि अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस पार्टी को तो वो राहुल गांधी ही पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो अगर कांग्रेसियों को सच में चिंता होती तो वो मुझे लगता है उनको राहुल गांधी से सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। तो अगर करने के लिए आप जैसे शुभ चिंतक कांग्रेस और मुझे लगता है कि भाजपा को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। साजिया जी, और आपसे बात नहीं कर रही थी भाई साहब, मैं अपनी बात रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लगातार बोले, तथ्य रखे, आप लगातार जो है बोल रहे हैं भाई साहब, आप थोड़ा औरों को बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो शाजिया ने सुना था, अब शाजिया बोल रही है तो दीपक झा आप सुन लीजिए। और जो पार्टी में शामिल होने की बात, आपकी खुद की विचारधारा कांग्रेस में, पहले आप तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाइए। शाजिया तो फिर भी बीजेपी में आधिकारिक तौर पर। शाजिया अपनी बात पूरी करिए। जी तो मतलब यही है। देखिए इस ओछे किस्म की बात करना और ये कुछ ना बात पे नोचना खसोटना बातों से, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, और हम देख रहे हैं इसमें कि एक क्या आपका स्तर है। अगर अगर और सियासी संग्राम है ये, किसी ने इसको गलत मायने में लिया जब अवधेश जी कह रहे थे कि अहिंसक युद्ध है। जी एक तरह से पॉलिटिकल बैटल है ये वाकई में एक सियासी जंग है। तो उसमें देखना पड़ता है कि क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, कैसे खिलाड़ी हैं, और क्या उसके किस तरह से नियमों का पालन हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप हर एक चीज पे पैमाने पर अगर जज करेंगे तो आप देखेंगे विकास। आप अब लगातार ही बोल रहे हैं भाई साहब, इनको कुछ प्रॉब्लम है शायद, या तो इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। इनके कानों में भी तकलीफ है और दिमागी तकलीफ भी है कि ना तो ये सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगी कि सुने भी और समझें और फिर बोलें। मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है, इस तस्वीर के बारे में आपको बता दें। दीपक जी शांत हो जाइए, सुना करिए। सुनेंगे तो शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे, नहीं सुनेंगे तो कुतर्क करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से ये तस्वीर है। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं की जबरदस्त तरीके से भीड़। गुजरात में जो रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है 156,
यानी 1985 का जो कांग्रेस की जीत का रिकॉर्ड था उससे भी तोड़ दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी जीत के साथ और अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर से, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जैसे ही तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी वो तस्वीर हम आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन दुष्यंत जी, क्या आपको लगता है कि ओवैसी केजरीवाल ने मिलकर कांग्रेस का खेल ज्यादा बिगाड़ दिया? मुस्लिम वोट बैंक तो पूरी तरीके से बिछड़ चुका है कांग्रेस। मात्र मुस्लिम ही नहीं, उन्होंने एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उसमें वो सफल हुए। और त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरह से बनाया गया, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला था नहीं, तो उससे मतदाता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इस बात में ये सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी को इस पर काम करना चाहिए। भविष्य में इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पे चिंतन और मंथन नहीं तो क्या केजरीवाल और ओवैसी गुजरात में जाते नहीं क्या चुनाव लड़ने के लिए? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल जाते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को अब तैयारी अपनी करनी चाहिए भविष्य में कि इस तरह के नुकसान से कैसे बचा जाए। ये लोकतंत्र, कोई भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। केजरीवाल जी के जो लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मिल गया, नेशनल पार्टी बन गई क्या आम आदमी पार्टी, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप जो है एकदम बखान कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल विन है, हिस्टोरिकल विन है। अरे ये बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को देश की सबसे छोटी पार्टी ने दिल्ली में हरा दिया, शक्ल दे दी। अरे अकील खान, एनसीडी पर कल बात हो गई, तो ये आज गुजरात हिमाचल पर बातचीत हो रही है, उस पर बातचीत करिए। दिल्ली के अंदर आप जो है खुद है यहाँ पर इतने सालों से, आपने ऊपर से नीचे तक सब कुछ कंट्रोल करना। अच्छा ठीक है, एक दिलचस्प बयान आया है अकील खान, एक मिनट, एक दिलचस्प बयान आया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो सुनवाते हैं, जरा सुनिए। इलेक्शन में जो भी काम किए हैं उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है, और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है, और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। तो ये अपने आप में इस बयान से सवाल होंगे कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से फायदा मिला तो वो भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल और गुजरात से होकर क्यों नहीं गुजरी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर गुजरात से है। भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। नई सरकार में कुछ नए चेहरे जरूर कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, उनके बारे में जैसे जानकारी आती है आपके सामने हम रखेंगे। और वैसे भी जो बीजेपी का कैंपेन चला उसमें मंच से चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भूपेंद्र को जिताना है और बड़ी जीत दिलानी है। और जो जीत आई है, आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उससे 30 सीटें ज्यादा फिलहाल बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उससे भी बड़ी जीत, और अब भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दीपक झा, भारत जोड़ो यात्रा गुजरी तो नहीं हिमाचल और गुजरात से, उसके बावजूद क्रेडिट गांधी परिवार को, उसके बावजूद क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो लक्ष्य है ना, वो देश की आत्मा को जागृत करना है। तो वो आत्मा गुजरात और हिमाचल में नहीं बसती है क्या? क्या वो आत्मा गुजरात और हिमाचल में नहीं बसती है क्या? अरे भैया, पूरा देश है। यात्रा जब शुरू की गुजरात हिमाचल भी इसी देश में है ना कि देश से बाहर है? नहीं, आपका सवाल होता, जब चुनाव के लिए जाते तो बोलते भैया कैसी यात्रा है, तो चुनावी यात्रा है। भाजपा वाले छाती पीट पीट के चीख रहे होते। अरे राहुल गांधी जी को प्रभाव नहीं पड़ता, चुनावी मतलब नहीं है, वो एक राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र के लिए जीते हैं और सबको साथ जोड़ने की कवायद। अरे तो उसी राष्ट्र का हिस्सा गुजरात हिमाचल में है। या तो बोल दीजिए साफ तौर पर ये चुनाव प्रेफरेंस में नहीं थे इसलिए नहीं गए, हिमाचल में तय था कि रिवाज के हिसाब से जीत मिल जाएगी इसलिए वो संतोष हो गया, कंसोलेशन प्राइज मिल गया। चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, मुझे आप सबको शुक्रिया कहना पड़ेगा। आज बड़ी कवरेज लगातार जारी है गुजरात हिमाचल के नतीजों को लेकर और लगातार विश्लेषण भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।